आईसीएमआर आरएमआरसी श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीपों का एक प्रीमियर मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। कोविड के दौरान हम सब ने देखा कि आईसीएमआर आरएमआरसी श्री विजयपुरम ने कैसे टेस्टिंग में और रिसर्च में हम सब की मदद की। पिछले 12 साल में और उससे भी पहले अंडमान निकोबार द्वीपों में आईसीएमआर आरएमआरसी का क्या रोल रहा, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं आईसीएमआर आरएमआरसी के डायरेक्टर डॉक्टर अपूर्व दास, जो कि इससे पहले जबलपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च के डायरेक्टर रह चुके हैं और उससे पहले भी देश के कई भागों में अपने सेवा दे चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर दास, हम जानना चाहेंगे कि आईसीएमआर का क्या रोल है अंडमान निकोबार द्वीपों में, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे आम जनता के लिए? आईसीएमआर जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और उनके 27-28 इंस्टीट्यूट है, ये 28वां इंस्टीट्यूट है। और जैसे कि हर जगह पे जो आईसीएमआर काम करता है वो हेल्थ में रिसर्च का काम करता है आईसीएमआर, और यहाँ पे होने के नाते हम लोग यहाँ भी हेल्थ के ऊपर रिसर्च करते हैं। और ये रिसर्च जो है हम इसलिए करते हैं क्योंकि अलग अलग बीमारी, जैसे कि आपने कोविड का भी नाम लिया, कोविड की बीमारी एक बार आई, ऐसे और भी कोई बीमारी आ सकती है, उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहते हैं। और बाकी जो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो पब्लिक हेल्थ को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके पास जो दवाई होनी चाहिए, जो वैक्सीन्स होने चाहिए, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, वो खोज करके हम देते हैं उनको। खाली इनको नहीं देते, लेकिन एक आइलैंड में होने के नाते आइलैंड के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए वो हम खोज करके देते हैं। तो हमारा खोज करना एक काम है और वो हेल्थ में खोज करना हमारा काम है। एक तरफ से आप बैकबोन हो गए हेल्थ सर्विस की, जो रिसर्च में काम करते हैं, जो पीछे जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है वो आप प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली। अंडमान का जो इकोसिस्टम है, आप मानेंगे इसको कि ये बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम को देखते हुए आरएमआरसी का, आईसीएमआर का क्या रोल है और किस तरह की रिसर्च आप करते हैं? जैसे कि आपने बोला अलग अलग इकोसिस्टम है, बिल्कुल सही है। ये मेनलैंड के जैसा नहीं है। एक तो है ये ट्रॉपिकल एरिया में है, दूसरा है कि एक आइलैंड होने के नाते यहाँ पे यूनिक पॉपुलेशंस है। और स्पेशली अगर अंडमान निकोबार को लिया जाए तो यहाँ पे जो हैबिटेशंस हुआ है पॉपुलेशन के, अलग अलग दिशा से अलग अलग लोग मेनलैंड से आए, कहीं और से आए, और कुछ हम यहाँ पे जो जनजाति हैं, जो आदिम जनजाति है, वो भी रहे हैं। तो आप देख लीजिए इसके हिसाब से कि ये जो पॉपुलेशन है ये बहुत तरीके से यूनिक है। यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट ऐसे ट्रॉपिकल आइलैंड एनवायरनमेंट मेनलैंड में नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ के जो अलग अलग लोग आए हैं, आके बसे हैं, लेकिन एक ही एनवायरनमेंट, एक ही छत के नीचे बैठे हुए हैं। तो लेकिन उसके जो चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट या तो फूड, ये सारी चीज़ हमारे हेल्थ आउटकम में ये हेल्प करता है। तो क्या होता है कि जैसे हमने अलग अलग जेनेटिक एंसेस्ट्री के लोग आए हैं यहाँ पे, एनवायरनमेंट एक ही मिला, खाना भी ऑलमोस्ट एक ही मिला, लेकिन उसके लिए जो डिजीज़ के आउटकम होते हैं वो आउटकम अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन भी है। जो सिचुएशन नॉर्थ एंड मिडल आइलैंड में है वो सिचुएशन साउदर्न पार्ट निकोबार डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों जगह पे आप देखिए कि अंडमान निकोबार ना एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में है, मतलब ह्यूज लैटिट्यूड है वहाँ पे। लैटिट्यूड के वेरिएशन होने के नाते बहुत सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, इकोलॉजिकल फैक्टर है, ये सारे अलग अलग होते हैं। जो टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी तो सेम रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर दिगलीपुर में मिलेगा वो टेम्परेचर प्रोबेबली हार्ड बे में नहीं मिलेगा। Exactly. तो इसलिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन है कि हेल्थ आउटकम भी अलग अलग है। राइट। तो अभी आपने कहा कि जो हेल्थ को लेकर चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं, आप लोग रिसर्च करते हैं, आपका एक रोल रहा मलेरिया के रिसर्च में। अंडमान निकोबार द्वीपों मलेरिया काफ़ी पाया जाता है। इनफैक्ट साथ में लेप्टोस्पायरोसिस पे में आपने बहुत काम किया। इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि आईसीएमआर आरएमआर से किस तरह से ये जो दो मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस है इसके ऊपर रिसर्च करती है और क्या क्या उपलब्धियां रही आपके आईसीएमआर? एक देखिए ये बड़ा यूनिक सिचुएशन है। वो बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि कार निकोबार या तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट और जो नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्थ एंड मिडिल आइलैंड में है, एक्चुअली दोनों जगह पे
मलेरिया जो है वो एंडेमिक है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, Right. और मलेरिया इंटरेस्टिंगली नॉर्थ एंड मिडिल में नहीं है, और वही एग्जैक्टली सेम है फॉर लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस नॉर्थ एंड मिडिल में ही है और यहाँ पे नहीं पाया जाता है, निकोबार आइलैंड में नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों आइलैंड के दोनों छोर है, दोनों छोर में opposite है। दो डिजीज है, और ये दोनों डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली अंडमान निकोबार के लिए नहीं बट पूरे नेशन के लिए। इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि मलेरिया में बहुत लोग मरते हैं, वो बहुत पुरानी डिजीज़ है, और मलेरिया का जो एलिमिनेशन है गवर्नमेंट ने 2030 तक एलिमिनेशन करने का आह्वान दिया है। तो उसको मद्देनज़र में रखते हुए हमने काम किया हुआ है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली। वहाँ पे हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के साथ मिल के हम लोगों ने कई ऐसे प्रोग्राम करा है, इंसेक्टिसाइड छिड़कने से, फिर मलेरिया पैरासाइट को देखना और बाकी लोगों को बताना कि कैसे मलेरिया से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा काम करते हुए मलेरिया काफ़ी डाउन हो गया है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 2030 का जो एलिमिनेशन है Right. उसके लिए हम बढ़ रहे हैं, पर एक सिचुएशन ये है कि चैलेंजिंग हो रहा है। ये इसीलिए चैलेंजिंग हो रहा है नॉट ओनली फॉर निकोबार आइलैंड या तो अंडमान निकोबार आइलैंड, ये पूरे देश का एक मॉडल बन सकता है। क्या कि यहाँ पे जैसे कचाल में जाएंगे, Right. कचल में एक मकाक फेसिकुलारिस है जो कि लॉन्ग टेल्ड मकाक है वो, और एक ही मकाक मिलता है, मतलब एक ही स्पीसीज मिलता है। वो 3 आइलैंड में है, मतलब लॉन्ग आइलैंड में भी है शायद, लेकिन है मेनली कचाल में। कचाल में सिचुएशन ये है कि वहाँ पे जो मॉस्किटो रहता है एक एनोफिलिस संडाइकस करके, और वो केवल अंडमान निकोबार में ही मिलता है, हमारे मेनलैंड में बिल्कुल नहीं मिलता, ना तो देश में या तो विदेश में कहीं पर मिलता है, एंडेमिक है, खाली अंडमान निकोबार के लिए। और वो जो मलेरिया फैलाता है यहाँ पे उसी के काटने से ही होता है। तो वहाँ पे वो भी है और वहाँ पे बंदर भी है। ये क्या हो रहा है अभी जो जैसे डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी अभी हो रही है, तो उसके वजह से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे जो 5 स्पीसीज है मलेरिया फैलाते हैं, जो पैरासाइट्स हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी है जो मंकी में है या तो कोई भी नॉन ह्यूमन प्राइमेट में है, वहाँ से मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में भी आ सकता है। और ये एक प्लाज्मोडियम नॉलेजाई करके है, वो भी रिसेंटली पाया गया है कि वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। मलेशिया में मिला है ये, और बाकी देश में भी मिला है कुछ कुछ, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं मिला। लेकिन 1-2 स्टडी, बहुत प्रिलिमिनरी स्टडी हुई है जहाँ की पाया गया है कि कचाल आइलैंड में जो ह्यूमन है उनमें भी पाया गया है, और जो मच्छर है एनोफिलिस संडाइकस उसमें भी पाया गया है। तो अगर ऐसा रहेगा कि हम लोग जो मेन 2 प्लाज्मोडियम का वो है जो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, ये दोनों को हम तो एलिमिनेट करेंगे, Right. लेकिन ये जो स्पीसीज है ये स्पीसीज फिर भी रहेगा। कोई नया ये जो नया स्पीसीज, और भी कुछ नया स्पीसीज है जो कि प्राइमेट में करते हैं मलेरिया, और जो ह्यूमन में भी आते हैं। तो ये जब रहेगा और वो जब एलिमिनेट हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम और वाइवाक्स, तब ये लोग फिर आगे डोमिनेट आएंगे। कर जाएंगे। तो मलेरिया तो इन जनरल तो मलेरिया तो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा अगर ये सिचुएशन रहा। तो कुछ आपने सोचा इस बारे में कि कैसे आप इसको डील करेंगे? जी अगर मलेरिया को एलिमिनेट करना है टोटली, जी तो कैसे पूरी तरह से खत्म करेंगे? जी, पहले तो हमें देखना पड़ेगा। हमने अभी ये बनाया है, इनफैक्ट कल ही मैंने वहाँ पे एक जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ के जो इंचार्ज है डॉक्टर शिव पेरुमल, उनके साथ भी डिस्कशन करा है कि हमें देखेंगे कि असल में क्या है कि ये पैरासाइट जो है, ये जो रेयर मंकी पैरासाइट है, वो ह्यूमन में है कि नहीं है। तो उनके साथ मिल के हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, जाके हमें ये देखना है। अगर देखेंगे, अगर मिलेगा, तो हमें उस पैरासाइट को डील करने के लिए एक तो प्रिवेंटिव मेजर पहले लाना पड़ेगा, Right. क्योंकि उसके लिए कोई दवाई भी नहीं जानते हैं हम लोग, कौन सी दवाई देना होगा, ना तो उसके बारे में और कुछ भी जानकारी है। तो पहले तो जो अगर मिले ये पैरासाइट,
तो पैरासाइट को हमें पहले जानकारी तो पहले लेनी पड़ेगी कौन सी पैरासाइट है और क्या दवाई हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के लिए अलग सा दवाई है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए अलग सा दवाई है। तो ये दवाई ये कौन सी दवाई इसमें काम करेगी ये हमें खोज भी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हमें उससे बचा कैसे जाए, प्रिवेंटिव मेजर जो लोकल लोग रहते हैं उनको हमें बताना पड़ेगा कि कैसे मच्छर काटने से या तो कैसे ज़्यादा जंगल डीप में नहीं जाने से प्रिवेंटिव मेजर में पहले हमें देना पड़ेगा उनको। एक और इम्पोर्टेंट है जो अंडमान फीवर, जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया है, इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे कि कितना कंट्रोल में है अंडमान फीवर और कितना आगे तक रिसर्च पहुंचा है आपका? जी, तो अंडमान फीवर जो है जो ये पहले अंडमान फीवर के नाम में जाना जाता था। हमारे जो ICMR RMRC है पहले रिसर्च करके ये अंडमान फीवर, जैसे मैंने पहले बोला कि ये नॉर्थ एंड मिडिल में ही है। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जब शुरुआत हुई इस इंस्टीट्यूट की, उसके बाद रिसर्च करे हम लोगों ने और हम ही लोगों ने बताया ये जो अंडमान फीवर है अदरवाइज दिस इज कॉल्ड एज लेप्टोस्पायरोसिस। तो लेप्टोस्पायरोसिस बाकी देशों में भी रिपोर्टेड था, लेकिन यहाँ पे इतना एंडेमिक था कि बहुत लोग मरते थे। और इसके लिए जो दवाई क्या इमीडिएटली क्या दवाई दे सकते हैं उनसे बचने के लिए, या तो जब हो जाता है बीमारी हो जाती है उसको कैसे हम लोग वो बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो पहली बार यहाँ से हम लोगों के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके डॉक्सीसाइक्लिन करके एक एंटीबायोटिक्स है, उसको हमने रेकमेंड किया सरकार को, और यही चल रहा है अभी, अंडमान में भी चल रहा है ये और बाकी पूरे देश में भी चल रहा है। ये खोज जो है हमारी ही खोज है ये कि डॉक्सीसाइक्लिन देने से ये बीमारी, मतलब उससे प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं कि अगर हम दे दें, कोई भी फीवर केस आया, अभी DHS का भी यही प्लान है कि कोई भी फीवर केस आता है तो बोलते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन पहले दे दो, और देने के बाद क्या है कि आप धीरे धीरे वो कंट्रोल हो जाएगा, और अगर सीवियरिटी भी होना है तो सीवियरिटी भी नहीं होगा, ये पाया गया है। तो ये हमारी खोज है, हमने पहली बार ये खोज करके बताया था। डॉक्टर साहब, सब एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, और जो है इन्फेक्शियस डिजीज़। कोविड में हमने देखा कि क्या हुआ था, पूरा देश थम सा गया था। आप लोगों ने काफ़ी रिसर्च की कोविड के ऊपर, टेस्टिंग में आप लोगों ने बहुत हेल्प की। तो इस बारे में आप लोग क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर, और आगे इस तरह की कुछ पेंडेमिक आए तो आप लोग कितना तैयार है उसके लिए? एक हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जिसके अंडर में ICMR बिलोंग करता है। तो हमारे पास एक स्कीम चल रही है, वो है VRDL, वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। वो देश में हर जगह पे है, बहुत जगह पे है, और हमारे यहाँ भी है। तो उस परियोजना के तहत में हमारे पास पूरे स्टाफ भी है और पूरे इक्विपमेंट भी है। तो हम लोग इक्विप्ड भी है, और कम से कम 25 वायरल डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग पूरा रेडी हैं। कोई भी अगर कुछ ऐसा कुछ आता है, कोई आइलैंड में कोई अगर बीमारी आती है तो हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, और डायग्नोसिस खाली करेंगे भी नहीं खुद, और एस्टेब्लिश करने के लिए, DHS को एम्पावर करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ये भी हम तैयार हैं। क्या कुछ इस तरह के रिसर्च चल रहे हैं कि हम जान पाए कि आगे इस तरह के कितने थ्रेट आने वाले हैं, इन्फेक्शियस डिजीज क्या क्या हो सकता है आगे? क्या हम लोग तैयार हैं उसके लिए? क्या हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में? एग्जैक्टली। देखिए, ये जो है ना, मेनली जो बहुत तुरंत आता है और तुरंत चला जाता है वो वायरसेस है, और वायरसेस का म्यूटेशन रेट बहुत हाई है। आपने देखा होगा कि जो कोविड का आया था उसमें कोविड के भी कम से कम 3 वेरिएंट आए, बहुत जल्दी जल्दी आए, और उसके बाद काफी वेरिएंट और भी आए जी, बहुत जल्दी जल्दी आए, और फिर गायब भी हो गए। वो गायब नहीं हुए हैं, एक्चुअली माइल्ड हो गए धीरे धीरे। हाँ, ये माइल्ड हुए हैं भी, लेकिन क्या है कि क्यों माइल्ड हुए हैं, अचानक से कैसे उनका वो बहुत सीवियर हो गए, उसके बाद माइल्ड क्यों हुए? क्योंकि ये जो है ना, एक मैकेनिज्म हम जानते हैं कि होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, मतलब वो पैरासाइट है, वो या तो वो परजीवी है, उनको अकेले में वो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए एक चाहिए, कोई एक बेस चाहिए, वो बेस हम ही, कोविड के लिए हम हो गए, या तो बहुत सारे डिजीज के लिए भी, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, वायरल डिजीज के लिए, पैरासाइट डिजीज के लिए, सब हम एक बेस है उनके लिए, मतलब खाने का एक वो है, एक हम होस्ट कर दे एक। हाँ, तो वो जो है, वो जब जान जाते हैं कि खाते खाते हमें ही मार रहे हैं,
तो क्या होगा, बोलेंगे, सोचेंगे कि भाई हमने तो जो खाना जहाँ से मिलता था उसी को ही मार दिया, तो कैसे मार दिया, तो हम भी मर जाएंगे, हम तो नहीं बचेंगे। तो धीरे धीरे ये जो इवोल्यूशनरी जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, मारते नहीं है, वो बिल्कुल रखेंगे जैसे कोई मरे ना, और वो भी जिंदा रहे, जिसको बोलते हैं ना जियो और जीने दो। जी। तो उसी हिसाब से ये जितने भी परजीवी जो माइक्रोब्स हैं वो सब धीरे धीरे वही करते हैं। वो ऐसे ही होता था, मतलब ऐसे ही बहुत सारे केसेस में हुआ, खाली कोविड में नहीं, मलेरिया में भी ऐसे ही हुआ। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मलेरिया के एक प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा ना, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारुम जैसा वो बुखार तुरंत नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा लीवर में 10 साल तक, और 10 साल के बाद वो फिर खाता रहेगा, जिंदा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इनमें इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन करेगा नहीं इमीडिएटली, लेकिन जब देखेगा कि ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उस समय जाके वो इन्फेक्ट करेगा। तो ये सिस्टम को हम लोग रिसर्च के वजह से ही हम समझे हैं। तो हम बाकी जो आने वाले हैं, जैसे आप पूछे कि क्या आने वाला है, एग्जैक्टली क्या आने वाला है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो वेराइटीज अगर जैसे कोविड जैसा कोई होगा, तो कोविड ने एक चीज़ हमें ये भी बताया है कि कौन से एस्पेक्ट में इमीडिएटली हमें रिसर्च करना पड़ता है। क्योंकि जिस समय कोविड आया उस समय कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो उस समय से हमने ये सीखा है। तो अभी कोई भी बीमारी आए, कोई वायरल बीमारी आए, तो हमें एक्चुअली तरीका पता है कि किस डायरेक्शन में कब रिसर्च करने पड़ेंगे। तो हम पब्लिक हेल्थ जो वो है, जो बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ कैजुअलिटी कैसे ना हो, उसको हम संभाल सकते हैं। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग जो चैप्टर है, मतलब जो रिसर्च है, आप लोग यहाँ पे भी शायद करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, इसके ऊपर अंडमान में क्या काम हो रहा है ताकि बड़ी तरह से जो बीमारी है वो लोगों तक ना पहुँचे, तो आप लोग उसमें क्या काम करें जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें ये जो वेरिएंट का पता चलता है, जीन में जो म्यूटेशंस होते हैं, उसी म्यूटेशन को हम पता कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग करके। हमारे इंस्टीट्यूट बिल्कुल तैयार है उस चीज़ के लिए। हमारे पास सीक्वेंसर भी है, हमारे पास पीसीआर करने के लिए भी है, हमारे पास डीएनए आइसोलेशन करने के लिए भी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसको एनालाइज करने का भी क्षमता रखते हैं। तो हम बहुत दूसरे लोगों का सहारा ना लेके भी हम यहाँ पूरा समक्ष है कि हम बिल्कुल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। मतलब पहले जैसे सैंपल को हम आइलैंड भेजते थे सीक्वेंसिंग के लिए, अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक्जैक्टली। इससे क्या बेनिफिट होगा आइलैंड्स को? उससे बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाएगा हमें खबर, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है कि हम एक बार करके हम उसको बिलीव नहीं करते, हम जो है ना दो बार 3 बार भी हम लोग करते हैं, और वो अगर मेनलैंड से करवाएंगे हम, टाइम लगेगा, और लोग भी फ्री होंगे कि नहीं होंगे हमारे काम करने के लिए भी नहीं जानते। लेकिन हम यहाँ पे जब हमारे हाथ में है तो हम 3 बार या 5 बार भी टेस्ट कर सकते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोविड का डेल्टा वेरिएंट है, हम बोल सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट ही मिला है अंडमान, मतलब वो वेरिएंट्स निकाल सकते हैं। एक्जैक्टली। एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर था, वो है ट्राइबल हेल्थ। ICMR RMR से ट्राइबल हेल्थ के ऊपर भी कुछ काम कर रहा है। आप इनफैक्ट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए हैं, जबलपुर से। तो अंडमान में जो ट्राइबल के ऊपर जो काम हो रहा है उसके ऊपर तो जानकारी देंगे हमारे दर्शकों जी। तो एक्चुअली हमारे देश में 750 ट्राइब्स है, और उसमें ट्राइब्स मतलब जो रियल ट्राइब्स है 750, और 75 है PVTGs, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं। और उसी के अंडर में निकोबोरीज को छोड़ के बाकी सारे PVTGs में आते हैं यहाँ पे अंडमान में। अंडमान ट्राइब में एक यूनिक सिचुएशन है कि ये ट्राइब जो है ना, मतलब किसी के साथ घुले मिले नहीं है जेनेटिकली, तो वो प्योर ट्राइबल आइसोलेशन में है कई सालों से। एग्जैक्टली, वो पूरे आइसोलेशन में है। कुछ ट्राइब शायद थोड़ा बहुत आइसोलेट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब वो आइसोलेटेड फॉर्म में है। तो ये जो ह्यूमन का मूवमेंट हुआ था, जो हम मानते हैं कि इंडिया आए थे अराउंड 50 से 80 हज़ार साल पहले, जो अफ्रीका से आए हुए थे, वो अराउंड 50 से 80 हज़ार ग्रेट माइग्रेशन जो हुआ था उसके बाद। एग्जैक्टली। एंड देन वही माइग्रेशन अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया तक गया जी। तो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट माइग्रेशन जो अफ्रीकन एंसेस्ट्री का, वो माना जाता है कि 10,000 साल पहले तक भी चलता था ये। और अंडमान निकोबार ना एक कॉरिडोर बना है इस माइग्रेशन का,
इस समय ये नहीं था कि अंडमान निकोबार वाज आइसोलेटेड लाइक दिस। तो उस समय जो ना, उस समय जो बायोजियोग्राफी में थोड़ा जाएंगे तो जो लेट प्लाइस्टोसिन तक, जो 20,000 साल के पहले हुआ था, उस टाइम तक हमारे ये जो लैंड मास ना, ये पूरा ऑलमोस्ट कनेक्टेड हुआ करता था। दो मेन लैंड मास होते थे, एक है सुंदरलैंड और दूसरा है कि साहुल लैंड। तो साहुल लैंड सुंदरलैंड पूरा कनेक्ट करके रखा था पूरे ये साउथ ईस्ट एशिया को, जितने भी जोन को, सब जुड़ा हुआ था जी। फिर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के बाद जी एग्जैक्टली टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुआ। दूसरा भी जो 20,000 साल पहले जो लेट प्लाइस्टोसिन के टाइम में मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ उस समय से, और ग्लोबल वार्मिंग शुरू होने से जो पोल में जो आइस है, आइस मेल्ट होने से ये सी लेवल राइज हुआ। तो बोलते हैं कि उस समय 2 से 2.5 फुट तक सी लेवल राइज हुआ। तो उस 2-2.5 फुट में जो लो लैंड थे वो सारे सबमर्ज हो गए। तो ये जो अभी जो दिख रहा है, ये जो आइलैंड्स दिख रहा है, मेनली जैसे फिलीपींस में जाइए तो ये सारे आइलैंड, उस समय आइलैंड नहीं था, ये जुड़ा हुआ था जी। तो ये शायद अंडमान निकोबार भी किसी से कहीं से जुड़ा हुआ था। तो ये मूवमेंट भी ऐसे ही हुआ, ह्यूमन मूवमेंट। और यहाँ पे रह गए जो ट्राइब हम देख रहे हैं, जैसे जराबा है या तो ओंगीज है, तो ये लोग रह गए हैं, या तो वहाँ से आए हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया से कुछ मूवमेंट होके। तो ये एक बीच में एक ऐसा रिसोर्सेस बना हमारे अंडमान निकोबार, तो वहाँ पे लोग रह भी गए हैं, और जो वेजिटेशंस भी है वो पूरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाई है। तो ट्राइबल जो मेनलैंड में है और यहाँ पे जो ट्राइब्स है वो बिल्कुल अलग है जेनेटिक एंसेस्ट्री के हिसाब से, और डिजीज भी अलग है कहीं ना कहीं। वहाँ पे लोग जैसे घुल मिल गए हैं, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी ट्राइबल भी खाते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ ट्राइब्स है जो कि उनको ऐसे ही रखा गया है जो एंसेस्ट्रल बिल्कुल मिलते नहीं है जी। तो वो उनके लिए फायदेमंद भी है। वो जो है ओरिजिनलिटी जो है वो अपना लूज नहीं किया है, और डिजीज आया ही नहीं उनके पास, बहुत सारी डिजीज, क्योंकि घुलते मिलते नहीं है। दूसरा है कि एक डिजीज हमने पाया है वहाँ पे, जो कि एक वार्म इन्फेस्टेशन उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। कौन से ट्राइब में आपने पाया? ये जराबा में है। बाकी एक बात ये भी बोलना मुझे कि 10 साल पहले हम लोगों ने DHS और आदिम जनजाति विभाग और ICMR मिलके हमने पूरे ट्राइब के एक हेल्थ सर्वे हमने किया हुआ था, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला था। उसको पब्लिश भी थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो हम पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो एग्रीमेंट किया है तीनों ने मिलके, ICMR, आदिम जनजाति विभाग और DHS, ये तीनों ने मिलके हमने एक प्रोजेक्ट हम फिर से कर रहे हैं, और फिर से हम जाएंगे जितने भी ट्राइबल है अंडमान के निकोबार के, वहाँ पे हम एक हेल्थ सर्वे करेंगे कि कैसे है उनका प्रोफाइल, कैसा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जेनेटिक प्रोफाइलिंग भी करेंगे कि ऐसा तो कोई जेनेटिक डिजॉर्डर तो नहीं है, या ना तो ऐसा कोई ऐसा डिजीज है नहीं उनमें जो कि मारात्मक हो सकता है उनके लिए। तो ये हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल ऑलरेडी हो चुका है। ये 10 साल में किया हुआ है चेंजेस उनके हेल्थ प्रोफाइल में, वो भी करेंगे हम। आपने कहा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई थी रिसर्च के बाद, 10 साल पहले जो रिसर्च हुआ था, कुछ एक पॉइंट बोल पाएंगे? जो ये सर वार्म इन्फेस्टेशन एक मेन चीज़ ये आया हुआ था। किस तरह का वार्म था वो? पिन वार्म है, क्योंकि वो हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रखते हैं, नहीं जानते हैं, तो पिन वार्म का इन्फेक्शन अभी भी है उनको, लेकिन उस समय वो आया हुआ था पिन वार्म का। राइट सर, AI का ज़माना आ गया है, अब हर जगह हम AI यूज़ करते हैं, तो रिसर्च में जब AI को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, और उससे अगर अंडमान के पर्सपेक्टिव में या पूरे देश के उसमें रिसर्च में कितना फ़ायदा होगा ICMR को? देखिए, AI जैसे जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, वो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस का, या तो ह्यूमन का जो इन्फॉर्मेशन हम वेबसाइट में छोड़ते हैं उसको मिला जुला के वो एक इंटेलिजेंस बना देते हैं कि एक साथ में कुछ अच्छा चीज़ मिल जाता है, जो कि एक ह्यूमन ब्रेन अगर नहीं सोच सकता इमीडिएटली, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच सकता है। हम अगर कोई भी चीज़ में उनको पूछते हैं तो वो इमीडिएटली जितने भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो सब मिला जुला के वो देते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ रिसर्च के लिए, क्योंकि हेल्थ रिसर्च में हम लोग जैसे ढूंढ रहे हैं कि हमें डायग्नोस्टिक्स कुछ बनाएं हम, कि कोविड का डायग्नोसिस जैसे फटाफट बना दिया हमने,
शायद अभी और कोई डिजीज आए, मान लीजिए कोविड जैसा, जितना टाइम हमें लगा था कोविड के डायग्नोसिस बनाने में, या तो कोविड के प्रिवेंटिव मेजर बनाने में, या तो वैक्सीन बनाने में, शायद इस ज़माने में, एआई के ज़माने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फॉर्मेशन कोलेटेड करके है कहीं ना कहीं। हम अगर पूछेंगे तो वो तरीका कम से कम बता देंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। और उसके साथ साथ हम जैसे सोचते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर के लिए, कि इमीडिएटली कौन सा प्रिवेंटिव मेजर लिया जाए कोई भी एक बीमारी के लिए, और उसका जितने भी ग्लोबल लेवल में रिसर्च हुआ है, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर के वजह से, मतलब वो सारा कोलेट करके एग्जैक्टली एक डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है, एक बड़ा कोलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और ऐसे ही वैक्सीन बोलिए या तो दवाई बोलिए, तो ये सारे चीज़ ना एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म में है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा कैविएट भी है उसका, मतलब हर चीज़ का अच्छा ही नहीं होता है, कुछ बुराई भी होती है। उसको वो एआई होने के नाते हर चीज़ वो सही में नहीं देता, कुछ गलती रह जाती है उससे, क्योंकि वो भी ढूंढता है कहीं ना कहीं से आपको देता है। एट लास्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। एग्जैक्टली। सो एआई शुड नॉट बी यूज्ड ओनली इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट। एआई शुड बी फॉलोड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस। मगर अगर सही तरीके से उसको यूज़ किया जाए एक सही माइंड द्वारा, तो रिजल्ट्स अमेजिंग हो सकते हैं, आपका ये कहना है। एग्जैक्टली। सर, रिसर्च जो फील्ड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, और अंडमान के जो युवा हैं वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत जन एस्पायर करते हैं। तो उनको आप कैसे गाइड करेंगे कि इस तरह के जो प्रॉमिसिंग फील्ड है, मलेरिया पे रिसर्च करना, लेप्टोस्पायरोसिस पे करना या कोविड पे करना, तो किस तरह से वो इस कैरियर पे जा सकते हैं? उनके लिए आपका कुछ गाइडेंस रहेगा? देखिए, रिसर्च शुरू होती है क्यूरिसिटी से, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं न्यूटन से जानते हैं कि ये क्यूरियस हुए कि ये एप्पल क्यों सीधा गिरा, क्यों उस तरफ नहीं गया, क्यों इस तरफ नहीं गया, क्यों दूसरे तरफ नहीं गया, क्यों परपेंडिकुलरली चला। तो ये क्यूरिसिटी से ही रिसर्च का शुरुआत है। हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा सिस्टम को, नॉट ओनली इन अंडमान निकोबार आइलैंड बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी, कि यंग लोगों के दिमाग में क्यूरिसिटी कैसे जगाएं, वो कैसे प्रश्न पूछना शुरू करें। अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो रिसर्च बेंट ऑफ माइंड तो आएगा नहीं। अगर वो ले रहे हैं कि जो है वही है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम शायद हमारे जो टीचिंग है, हमारे जो जहाँ भी हम लोग सिखाते हैं लोगों को, ट्रेनिंग देते हैं, कहीं ना कहीं क्यूरियस बनाने का एक एस्पेक्ट हमें जोड़ना पड़ेगा। सर, आपका विजन अगर हम पूछे आईसीएमआर श्री विजयपुरम को लेकर, आईसीएमआर एमआरसी, तो आपका विजन क्या होगा नेक्स्ट 10 साल 20 साल में, कि यहाँ के इंस्टीट्यूट को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? आपका क्या विजन होगा? हमारे अगर आईसीएमआर का स्ट्रक्चर देखिएगा, जो मैंने बोला कि और 27 इंस्टीट्यूट भी है, दे आर मेनी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट। कोई एक इंस्टीट्यूट है जो कि खाली मलेरिया में करता है रिसर्च, और जैसे कोई ट्यूबरक्लोसिस में खाली करता है, तो ऐसे ही स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अंडमान में ना एक, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक यूनिक इकोसिस्टम है यहाँ पे, इकोलॉजिकल, टेम्पोरल, सारा एक यूनिक है। आप सोचिए कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे चारों दिगों से पानी ही पानी है, और वो भी खारा पानी। तो उसके जो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ही आता है। जो कोस्टल बेल्ट है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट। कोस्टल बेल्ट में क्या है कि एक ही दशा से जाता है, बाकी तो लैंड मास है। हमारे यहाँ कोई लैंड मास नहीं है, जहाँ भी आप जाएंगे आपको पानी ही पानी मिलेगा, समुद्र ही मिलेगा। तो ये जो सिस्टम बना है सर, इस सिस्टम में हम जो है, हम एक यूनिक एक हेल्थ रिसर्च करना चाहते हैं। हम अगले 10 साल में हम ये इस इंस्टीट्यूट को वहाँ ले जाएंगे जहाँ की ये एक मॉडल होगा, नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट फॉर द होल वर्ल्ड, एक ट्रॉपिकल आइलैंड हेल्थ रिसर्च मॉडल। सर, उम्मीद करेंगे कि आपके डायरेक्शन में, आपके गाइडेंस में आईसीएमआर एमआरसी श्री विजयपुरम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं, और हमारे द्वीपों को और देश को गौरवान्वित करें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो आज हमारे स्टूडियो में थे डॉक्टर अपूर्व दास, जो कि आईसीएमआर आरएमआरसी श्री विजयपुरम के डायरेक्टर हैं।
उन्होंने हमसे शेयर की कि ICMR RMRC श्री विजयपुरम का रोल क्या था और रोल क्या है अंडमान में हेल्थ रिसर्च फील्ड में। हम उम्मीद करेंगे कि ICMR RMRC इसी तरह से रिसर्च में अग्रणीय भूमिका निभाए और द्वीपों को आगे लेकर जाए और द्वीपों को हर तरह के डिजीज से मुक्त रखे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।